प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय अध्याय 7 चल रहा है उत्पादन की अवधारणा। गत क्लास में हमने ह्रासमान सीमांत उत्पादन के नियम का अध्ययन किया था, एक टेबल के माध्यम से एवं एक वक्र के माध्यम से। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है और इस नियम की मान्यताएं क्या है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम का अध्ययन करने से पहले हम स्थिर अनुपातों के नियम के संबंध में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। स्थिर अनुपातों का नियम आपके सिलेबस में इस साल नहीं है। कोरोना के कारण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो सिलेबस विलोपित किया गया है, हटाया गया है, उसमें आपका जो अध्याय 6 था वो हटा दिया गया है, जिसमें स्थिर अनुपातों का नियम उसके अंदर था अध्याय 6 में। लेकिन फिर भी इसको समझने के लिए हम इसके संबंध में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि ये हमें आसानी से समझ आ जाए और इन दोनों में अंतर क्या है हमें भली प्रकार से समझ आ जाएगा। गत क्लास में हमने दो प्रकार के साधनों की चर्चा की थी, एक स्थिर साधन और एक परिवर्तनशील साधन। आप सभी को याद होगा हमने दो प्रकार के साधनों की चर्चा की थी, एक स्थिर साधन और एक परिवर्तनशील साधन। स्थिर साधन को हमने पूंजी या के माना था, कैपिटल, और परिवर्तनशील साधन को हमने एल या लेबर या श्रम माना था। इसी के आधार पर हमने स्थिर और परिवर्तनशील साधनों के आधार पर दो शब्द और जिनकी हमने चर्चा की थी, एक अल्पकाल और एक हमने चर्चा की थी दीर्घकाल की। मेरे ख्याल से सब बच्चों को भली प्रकार से ये याद होगा। हमने ये देखा था कि अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं और कुछ साधन क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। और दीर्घकाल समय की वह अवधि है जिसमें स्थिर साधन है वो भी परिवर्तनशील होते हैं और ये साधन भी परिवर्तनशील होते हैं। अर्थात दीर्घकाल में स्थिर साधनों एवं परिवर्तनशील साधनों के बीच का जो भेद है, डिफरेंस है, अंतर है, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अर्थात ये सारे साधन दीर्घकाल में बदले जा सकते हैं। तो इन्हीं के आधार पर ये दो नियम हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम और स्थिर अनुपातों का नियम। देखिए, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का संबंध अल्पकाल से है। किससे है? अल्पकाल से। और स्थिर अनुपातों के नियम का संबंध किससे है? दीर्घकाल से। अब इनमें अंतर क्या हुआ देखिए। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, इसका मतलब यह कहता है चूंकि संबंध किससे है? अल्पकाल से, अर्थात परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार कुछ साधन स्थिर रहेंगे और कुछ साधन परिवर्तनशील होंगे। स्थिर अनुपातों के नियम का संबंध किससे है? दीर्घकाल से है, अर्थात सारे के सारे साधन परिवर्तनशील होंगे। अब इसमें पुनः हम चलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? परिवर्तनशील अनुपातों के अनुसार चूंकि कुछ साधन स्थिर रहेंगे, कुछ साधन परिवर्तनशील होंगे, और स्थिर साधन हमने माना क्या है? पूंजी मानी है। अर्थात परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में के तो क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। के क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, चूंकि हम इसको हमने क्या माना है? स्थिर साधन माना है। और जो लेबर है या जो श्रम है वो क्या रहेगी? परिवर्तनशील। ये हो जाएगी परिवर्तनशील। अब स्थिर अनुपातों का जो नियम है किससे संबंधित है? दीर्घकाल से। इसका तात्पर्य हुआ कि यहां पूंजी भी परिवर्तनशील है और लेबर भी परिवर्तनशील है, अर्थात के और एल दोनों क्या हैं? परिवर्तनशील हैं। अब देखिए क्या कहता है स्थिर अनुपातों का नियम और क्या कहता है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। करते हैं हम इसका अध्ययन। स्थिर अनुपातों का नियम यह कहता है कि चूंकि दोनों साधन परिवर्तनशील हैं और दीर्घकाल में दोनों को बदला जा सकता है, इसलिए दोनों का आपस में अनुपात, अर्थात के का एल से अनुपात या एल का के से अनुपात, इसी प्रकार से उत्पादन का के से अनुपात या के का उत्पादन से अनुपात या एल का उत्पादन से अनुपात या उत्पादन का एल से अनुपात, ये हमेशा क्या रहेंगे? स्थिर रहेंगे। क्यों स्थिर रहेंगे? क्योंकि इसको भी बदला जा सकता है
और इसको भी बदला जा सकता है। और स्थिर अनुपातों के नियम में क्या होता है, ना तो आप अकेला पूंजी को बढ़ाकर उत्पादन कर सकते हो, ना ही आप अकेला लेबर को बढ़ाकर उत्पादन कर सकते हो। जैसे हम उदाहरण लें कि प्रारंभ में मान लीजिए जो पूंजी है उसकी 1 इकाई काम में ली जाती है और लेबर है उसकी 2 इकाइयां काम में ली जाती है। इन दोनों के द्वारा उत्पादन है वो 100 इकाइयां किया जाता है। उदाहरण लिया हमने कि स्थिर अनुपातों के नियम के अनुसार मान लीजिए कि प्रारंभ में जो पूंजी है कैपिटल है उसकी 1 इकाई काम में ली, लेबर है उसकी 2 इकाइयां काम में ली और इन दोनों साधनों के द्वारा कितनी इकाइयों का उत्पादन किया गया, किसी वस्तु की 100 इकाइयों का। अब यदि आप अब इनका अनुपात देखिए, K बटा L क्या हो जाएगा, 1 बटा में 2 हो गया और L बटा K क्या हो जाएगा, ये भी 2 बटा में 1 हो गया। अब K बटा में Q क्या हो जाएगा, K कितना है, 1 है, Q कितना है, 100 है। अब इसको यदि आप लिखना चाहो Q बटा में K, ये क्या हो जाएगा, ये 100 बटा में 1 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से L बटा में Q लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, L का मान कितना है 2, Q का मान कितना है 100। और इसी प्रकार से यदि आप Q बटा में L लिखना चाहो तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 बटा में 2, इसको काट सकते हो अर्थात ये हो जाएगा 50 बटा में 1। ये इनका क्या है, प्रारंभिक अनुपात है। किसका, पूंजी और लेबर का। कितना है, 1 बटा 2। लेबर और पूंजी का कितना है, 2 बटा 1। अर्थात हमने सिर्फ ये मान रखे हैं और कुछ नहीं किया, क्योंकि 3 मान हमारे पास हैं, K का मान है, L का मान है और Q का मान है। ठीक है, तो हमने क्या किया, K बटा L का मान रख दिया, L बटा में K का रख दिया, K बटा में Q का रख दिया। K का 1 था, Q का 100 था। Q बटा में K अर्थात Q का 100 है, K का 1 है। L बटा में Q अर्थात L का 2 है, Q का 100 है। इसको भी आप काट सकते हो यहाँ पर 2 और ये हो जाएगा 1 बटा में 50। ये हमारा प्रारंभिक अनुपात है। अब इससे यदि आप, चूंकि स्थिर अनुपातों के नियम किससे संबंधित है, दीर्घकाल से, दीर्घकाल में आप K को भी बदल सकते हो और L को भी बदल सकते हो। तो यदि हम K और L की इकाइयां बढ़ाएं, मान लीजिए अब आप बढ़ा करके क्या करते हो, K की इकाइयां कर देते हो 2, तो आपको उत्पादन को बढ़ाने के लिए L की इकाइयों को 4 करना ही पड़ेगा। आपने K की इकाइयां कितनी की है, डबल की है, दुगनी की है, तो L की इकाइयां भी आप क्या करोगे, दुगनी ही करोगे, अदरवाइज आप उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं कर पाओगे। अर्थात इस नियम का कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप अकेला K बढ़ाते हो, 1 से 2 कर दिया, L को 2 का 2 ही रहने देते हो, तो आपका जो Q है, उत्पादन है, वो 100 की 100 इकाइयां ही रहेगा, चाहे आपने K की 1 इकाई को बढ़ा लिया। अर्थात ना तो अकेला K को बढ़ाकर, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, यदि आप K को 1 रहने दो, लेबर की इकाइयां 2 से 4 कर दो, तो भी उत्पादन कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। अर्थात ये दोनों साधन बदलेंगे, उसी अनुपात में क्या होगा, उत्पादन फिर बदलेगा। अर्थात इनका आपस में अनुपात है जो, क्योंकि अनुपात बदल गया ना। अब यदि आप K को 1 इकाई रहने देते हो, L को 4 रहने देते हो, तो अनुपात क्या हो गया, 1 बटा 4, और था कितना, 1 बटा 2। और लेकिन यदि आप दोनों को बढ़ा देते हो, इसको भी डबल कर दिया, L को भी डबल कर दिया, तब उत्पादन कितना हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। आपने K की इकाइयां डबल कर दी, दुगनी कर दी, 1 से 2 कर दी, L की इकाइयां दुगनी कर दी, 2 से 4 कर दी, Q क्या हो गया, डबल हो गया। अब देखिए अनुपात क्या हो जाएगा, K बटा L, ये हो जाएगा 2 बटा 4, काटोगे कितना आ गया, 1 बटा 2। पहले भी कितना था, 1 बटा 2 स्थिर पड़ा है। इसी प्रकार से आप यदि K बटा Q निकालोगे, ये कितना हो जाएगा, 2 बटा में 200, क्योंकि K अब कितना हो गया, 2, उत्पादन कितना हो गया, 200। इसको भी जब आप काटोगे, ये भी कितना हो जाएगा, 1 बटा में 100 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आप L बटा में Q निकालोगे, L अब कितना है, 4, और उत्पादन कितना है, 200, ये कट जाएगा कितने पे, 50 पे। कितना आ गया, 1 बटा में 50, पहले भी कितना था, 1 बटा में 50। तो ये नियम क्या कहता है कि जब आप उत्पादन के इन साधनों की इकाइयों को चेंज करते हो, बदलते हो,
तो उसी अनुपात में उत्पादन बदलता है। तो चूंकि अकेली पूंजी या अकेली लेबर, इनका सीमांत उत्पादन शून्य होता है, इसलिए सिर्फ आप एक इकाई में या अकेली पूंजी में या अकेली लेबर में परिवर्तन करके आप उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते। अर्थात इनका अनुपात हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। इकाइयां डबल की है तो आपका अनुपात भी 1/2 जो पहले था वही बाद में पड़ा है, वही उत्पादन का पूंजी से पड़ा है, वही उत्पादन का लेबर से पड़ा है। तो चूंकि ये सबका अनुपात किनका, K बटा में L, L बटा में K, Q बटा में K बटा में Q, L बटा में Q या Q बटा में L, ये क्या रहता है, हमेशा स्थिर रहता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्थिर अनुपातों का नियम कहते हैं। तो ये था आपका स्थिर अनुपातों का नियम। अब हम समझेंगे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। स्थिर अनुपातों का नियम आपके सिलेबस में इस साल नहीं है। 2020-21 के सेशन में कोरोना के कारण ये सिलेबस से हटा दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है, इसलिए आपको इसको याद नहीं करना, मात्र इसको समझने के लिए हमने इसको किया है कि ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलते हैं हम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम पर, क्या इसकी मान्यताएं हैं। चलते हैं परिवर्तनशील अनुपातों के नियम पर। क्या कहता है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। देखिए, हमने देखा स्थिर अनुपातों के नियम में जो दोनों साधन हैं K प्लस L, उनका अनुपात आपस में कैसा था, वो स्थिर था। हमेशा उनका अनुपात क्या रह रहा है, स्थिर रह रहा है, इसीलिए उसको क्या कहते थे, स्थिर अनुपातों का नियम। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम चूंकि किससे संबंधित है, अल्पकाल से। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है उसका संबंध अल्पकाल से है और जो स्थिर अनुपातों का नियम है उसका संबंध दीर्घकाल से है। चूंकि अल्पकाल है और अल्पकाल हम किसको कहते हैं, अल्पकाल से तात्पर्य कि उत्पादन के कुछ साधन स्थिर हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील है। चूंकि हमने पूंजी को क्या माना है, स्थिर साधन माना है, लेबर को क्या माना है, परिवर्तनशील साधन माना है, और परिवर्तनशील अनुपात हैं, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इसको स्थिर रखेंगे। मान लीजिए प्रारंभिक समय में ये K की 1 इकाई काम में ली जा रही है और लेबर की 2 इकाइयां काम में ली जा रही है, इसको हम बदल नहीं सकते। इसको जब बदलेंगे तो ये अनुपात भी क्या होगा, बदलता जाएगा। जैसे लेबर की इकाइयां जब आपने 2 से 3 की तो आपका ये अनुपात 1/3 हो गया। लेबर की इकाइयां जब आपने 4 की बढ़ाते हुए तो ये अनुपात आपका 1/4 हो गया। लेबर की इकाइयां जब आपने 5 की तो ये आपका अनुपात 1/5 हो गया। अर्थात इन साधनों का आपस में जो अनुपात है लगातार बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। अब इसकी हम परिभाषा की चर्चा करते हैं कि अल्पकाल में जब उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर, चूंकि हम साधन 2 ही लेकर के चलते हैं, एक साधन को हमने K को स्थिर मान लिया और L को परिवर्तनशील मान लिया, अन्य साधनों को स्थिर रखकर जब एक साधन को बढ़ाया जाता है, किसको बढ़ा रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ लेबर को, तो स्थिर एवं परिवर्तनशील साधनों का अनुपात क्या होता है, बदल जाता है। अनुपात परिवर्तित हो रहा है। प्रारंभ में 1/2 था, आपने L का मान बढ़ाया 1/3 हो गया, L का मान और बढ़ाया 1/4 हो गया। इस बदले हुए अनुपात का अध्ययन किसमें किया जाता है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में किया जाता है। अर्थात कि जब इनका अनुपात बदलता है तो उसका कुल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका औसत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में किया जाता है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को बढ़ाने पर, कौन सा है परिवर्तनशील साधन, L या लेबर या श्रम, अंततः एक ऐसी अवस्था आती है जब इस साधन का सीमांत उत्पादन घटना शुरू हो जाता है। यद्यपि हमने पढ़ा है ह्रासमान सीमांत उत्पादन का नियम, उसमें भी हमने यही बताया है कि एक दशा ऐसी आती है जब सीमांत उत्पादन अधिकतम के बाद घटना शुरू हो जाता है और इकाइयां और ज़्यादा बढ़ाने पर वो ऋणात्मक हो जाता है। तो यही परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहता है कि जब आप एक साधन को स्थिर रखकर या अन्य साधनों को स्थिर रखकर सिर्फ एक साधन को बढ़ाते हैं तो जैसे जैसे उसकी इकाइयां बढ़ती है वैसे वैसे ये, चूंकि ये अनुपात बदलता है, धीमे धीमे अनुपात बदलने के बाद एक दशा ऐसी आती है जो परिवर्तनशील साधन है उसका सीमांत उत्पादन या MP
घटना शुरू हो जाता है और उसके बाद ऋणात्मक हो जाता है। इसका हम अध्ययन करेंगे एक सारणी के माध्यम से भी और एक रेखा चित्र या वक्र के माध्यम से भी। पहले हम चर्चा करते हैं परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की मान्यताएं क्या हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। चलते हैं हम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की मान्यताओं पर, अर्थात ऐसी दशाएं होगी तभी ये नियम क्या होगा, लागू होगा। सबसे पहला आता है उत्पादन का एक साधन परिवर्तनशील एवं अन्य साधन स्थिर। हमने दो साधन लिए हैं, एक पूंजी और एक लेबर। तो हमने पूंजी को स्थिर माना है और उसको लेबर को परिवर्तनशील माना है। तो हमने एक साधन को स्थिर रखा है, एक को परिवर्तनशील रखा है। तो चूंकि हमने दो ही साधन लिए हैं, और भी हो स्थिर साधन, तो सबको क्या मानेंगे, स्थिर मानेंगे, सिर्फ एक साधन को परिवर्तनशील मानेंगे। दूसरा आता है उत्पादन के साधनों के अनुपातों में परिवर्तन संभव, अर्थात जिस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है उस वस्तु के उत्पादन में जो दो साधन काम में लिए जा रहे हैं, कौन कौन से, पूंजी और लेबर, इनके अनुपात में परिवर्तन करके भी वस्तु का उत्पादन किया जा सकना संभव होता है। जैसे उदाहरण के रूप में ले कि मान लीजिए एक फैन बनाया जा रहा है, पंखा बनाया जा रहा है। पंखे के लिए एक इकाई पूंजी और एक इकाई लेबर काम में ली जा रही है। और इसका तात्पर्य क्या है कि यदि आप पूंजी की एक इकाई रखो, लेबर की इकाइयां दो कर दो, तो भी पंखा बनाया जाना संभव होगा। अर्थात इनके अनुपातों में परिवर्तन के द्वारा भी वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है। तीसरा आता है परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयां समरूप, अर्थात जितनी भी आप इकाइयां बदल रहे हो, जितने भी श्रमिक आप बदल रहे हो, प्रत्येक श्रमिक की कार्य क्षमता क्या है, बराबर है, समरूप है इकाइयां, उनकी कार्य क्षमता में, उनके कौशल में, उनकी स्किल में कोई अंतर नहीं है। अन्यथा सीमांत उत्पादन ह्रास नियम के अंदर क्या आती है, वो नियम लागू नहीं हो पाता। इकाइयां क्या होंगी, समरूप होंगी, अर्थात प्रत्येक जो इकाई है, लेबर की प्रत्येक इकाई एक जैसी है। एक जैसी से तात्पर्य कि उनकी कार्य क्षमता एक जैसी है। नेक्स्ट आता है उत्पादन की तकनीक स्थिर। तकनीक नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि तकनीक स्थिर रहेगी तभी परिवर्तनशील साधन पर सीमांत उत्पादन ह्रास नियम लागू होगा, तभी उसका उत्पादन है जो एक अधिकतम सीमा के बाद घटना शुरू होगा, सीमांत उत्पादन है जो। क्योंकि यदि तकनीक बदल दी जाएगी तो हो सकता है तकनीक के कारण वो सीमांत उत्पादन घटे ना, स्थिर रह जाए या बढ़ता ही जाए। तो तकनीक को क्या मानकर चलते हैं, स्थिर मानकर चलते हैं। और लास्ट आता है ये कैसा नियम है, ये अल्पकाल पर लागू होता है। अल्पकाल से इसका संबंध है, दीर्घकाल से किसका संबंध था, स्थिर अनुपातों के नियम का। तो ये था परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। इसके अध्ययन से पहले हमने स्थिर अनुपातों का नियम भी किया है, वो मात्र इसको समझने के लिए किया है। 2020-21 के अंदर वो कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, उसको हटा दिया गया है, इसलिए आपको उसको याद नहीं करना, आपको याद मात्र परिवर्तनशील अनुपातों का नियम ही करना है। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का अध्ययन करेंगे एक टेबल या सारणी के माध्यम से, और इसका रेखा चित्र या वक्र भी बनाएंगे जिसमें उत्पादन की 3 अवस्थाएं हैं, उनकी हम व्याख्या करेंगे। विवेकपूर्ण उत्पादन की जो अवस्था है उसकी भी हम व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।